हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को वृत्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये हो गया आपका वृत्ताकार वलय। समझ में आ गया? यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे रिंग, सर्कुलर रिंग। अब आप जानते हैं कि इस सर्कुलर रिंग पर जो द्रव्यमान होंगे वो बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित होते हैं, बीच में ये खाली होता है। समझ में आना? तो ये सारे द्रव्यमान है। मान लेते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान है m1, यहाँ पर द्रव्यमान है m2। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे इस वृत्त के सतह पर, बाहरी सतह पर क्या है, द्रव्यमान है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ऐसे ऐसे करते करते mn हो गया। ठीक है, यदि हम आपसे बोले कि इन सारे जो द्रव्यमान हैं, इन सारे द्रव्यमान का यदि हम लोग योग निकाल लें, सारे जितने भी कण हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो सारे कणों के द्रव्यमान का योग निकालें तो क्या हम लोगों को जो हमारा वृत्ताकार वलय है उसके द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा क्या? तो हाँ, उसके द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। सारे कणों के द्रव्यमान को हम लोगों ने जोड़ दिया है। ठीक है, अब इस वलय का एक केंद्र बिंदु होगा। मान लेते हैं कि इस वलय का केंद्र बिंदु हो गया हमारा O। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, इस वलय का त्रिज्या भी होगा। मान लेते हैं इस वलय का जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल R। ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गया? तो हम लोग, और वलय का ये क्या है, वलय का द्रव्यमान, कैपिटल M क्या है, वलय का द्रव्यमान। तो यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल M वलय का द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है? तो ये द्रव्यमान यानी मास है। ठीक है, और कैपिटल R वलय का क्या है, त्रिज्या है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आप यहां पर समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा कण है, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है। ठीक है, तो यदि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वलय के केंद्र से परे, यानी कि एक ऐसा अक्ष जो वलय के केंद्र से गुजरता हो, पास करता हो, ठीक है, और उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, उसके तल के लंबवत, मतलब तल के लंबवत हो और क्या हो, केंद्र से पास कर रहा हो। ठीक है, ये इसका तल हो गया। तो तल से ये लंबवत अक्ष भी है और क्या हो रहा है, ये केंद्र से ये पास भी कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष हम लोगों को क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाल देते हैं। तो कैसे हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, मान लेते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, समझ में आ गया? ये x हो गया, ये y हो गया, इसके सापेक्ष। ठीक है, मान लेते हैं कि ये z बाहर की तरफ है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा अक्ष। अब इसी अक्ष के अबाउट हम लोगों को निकालना है। चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा m1 कण है। तो m1 कण का हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे इस अक्ष के परिध। तो इस अक्ष से m1 जो है वो कितने दूरी पर है, तो ये दूरी है हमारा कैपिटल R। समझ में आ गया? इस अक्ष के परिध जो m2 कितने दूरी पर है, तो वो हमारा है कैपिटल R। तो जितने भी कण मौजूद होंगे m1, m2, m3, तो अक्ष से वो कितने दूरी पर होंगे, कैपिटल R के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो यदि हम लोग इस वलय का जड़त्व आघूर्ण हम लोग कह सकते हैं I क्या है, I वलय का हमारा जड़त्व आघूर्ण है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये I वलय का क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। चलिए अब इसी I के ऊपर हम लोग सोचते हैं। तो ये I हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कण का द्रव्यमान कितना है, m1। ठीक, समझ में आ गया? तो m1 गुने R का वर्ग।
समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। m1 गुने r का वर्ग, ठीक है। दूसरा कण है m2, तो m2 कण है और इसकी दूरी कितना है, त्रिज्या के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, m2 गुने r का वर्ग। ऐसे बहुत सारे कण हैं, डॉट 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 हम लोग यहां पर लिख सकते हैं mn गुने r का वर्ग। समझ में आ गया? अब हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब में r का वर्ग होगा, कैपिटल R का वर्ग होगा। तो क्या हम लोग कैपिटल R के वर्ग को कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया R का वर्ग, और यहां पर क्या आ गया, m1 जोड़ m2 फिर प्लस डॉट 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 mn आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका मान कितना होगा। तो आप देखिए इसका मान कितना है, वो है रिंग जो वलय है उसके द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया, हम लोग I निकालते हैं। I कितना हो जाएगा, R का वर्ग गुने ये हो जाएगा हमारा m, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m गुने R का वर्ग, ठीक है। तो यही हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा, ऐसा अक्ष जो केंद्र से तो गुजरता ही है और साथ ही साथ जो वलय का जो तल है उस तल के लंबवत भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बड़ी ही आराम के साथ समझ में आ गया। यदि हम लोग इसी अक्ष की ओर यदि हम लोग निकालना चाहते हैं घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम लोग घूर्णन त्रिज्या के बारे में सोचते हैं कि आखिर घूर्णन त्रिज्या जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या को हम लोग के बोलते हैं, ये कितना आएगा। तो हमें पता है I जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, m गुने k का वर्ग, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं k का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, I बटे m, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर k जो होगा वो रूट अंडर I बटे m हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा I आया है वो किसके बराबर है, mr स्क्वायर के बराबर आया है। तो यहाँ पर हम लोग रूट के अंदर m गुने r का वर्ग बटा m यदि हम लोग रख देंगे, m से m ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल R। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस अक्ष के जो परित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हमारा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने पहला चीज बड़े आराम से समझ गया। अब हम लोग एक प्रश्न दे रहे हैं, मान लेते हैं कि रिंग है, ठीक है, ये हमारा एक वलय है, इसका जो द्रव्यमान है वो 2 kg इसका कुल द्रव्यमान है, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है वो है हमारा 1 मीटर के बराबर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वलय के केंद्र के परित तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यानी कि I निकालना है। तो I कैसे निकालेंगे जी, हमारा कितना आया है I जो आया है हमारा m गुने r का वर्ग। तो I बराबर कितना आ गया हमारा m गुने r का वर्ग। तो यहां पर आप देख सकते हैं m कितना है, जो वलय है उसका कुल द्रव्यमान जो है वो 2 kg के बराबर है। तो 2 kg हो गया 2 गुने r का वर्ग यानी कि 1 मीटर है 1 का वर्ग, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम लोगों ने इसको बड़े ही आराम से निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है वलय के किसी व्यास के सापेक्ष में, वलय के मतलब दूसरा हम लोग जानेंगे वलय के किसी
व्यास के सापेक्ष, वलय के किसी व्यास के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा, जड़त्व आघूर्ण। तो इसको जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो समझते तो हम लोग यहां पर पाते कि वलय के किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जैसे ये हमारा हो गया एक वलय, तो ये वलय हो गया हमारे पास दिया गया है, इसका एक केंद्र बिंदु होगा और एक ऐसा अक्ष जो केंद्र बिंदु से गुजरता हो और इसके तल के लंबवत हो, उस अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण है, मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस से, मतलब अंदर से, यहां से अंदर से बाहर आ रहा है, तो इस अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम लोगों को मालूम है I बराबर कितना होता है, m, जो हमारा वलय है, वलय के द्रव्यमान गुने वलय का त्रिज्या है, उसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक, ये चीजें हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वलय का त्रिज्या है वो कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। इस वलय का द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को निकालना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये किसी व्यास, ये हमारा एक व्यास हो गया। ठीक है, व्यास हम लोग उसे कहते हैं जो वृत्ताकार वलय के केंद्र बिंदु से तो गुजरे ही गुजरे और एक सतह से दूसरे सतह को भी टच करे, ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब व्यास हो गया और इसको भी हम लोग व्यास कहेंगे। तो एक व्यास के परित जो हमारा जड़त्व आघूर्ण आएगा, दूसरे व्यास के परित भी जड़त्व आघूर्ण उतना ही आएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस अक्ष के परित जो है, यानी कि केंद्र बिंदु से गुजरे और तल के लंबवत, तो इस अक्ष के परित हमें जड़त्व आघूर्ण मालूम है और ये व्यास ये है, तो दो लंबवत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग दो प्रमेय को जानते हैं। ठीक है, एक लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो लंबवत अक्षों का प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था 3 अक्ष होते हैं। एक अक्ष ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। एक अक्ष ये हो गया और एक अक्ष ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ये भी व्यास है और ये भी व्यास है। तो इसके परित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो आईडी होगा और इसके भी परित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा, आईडी ही होगा। दोनों के परित जड़त्व आघूर्ण होगा वो समान होगा क्योंकि दोनों व्यास ही हैं। समझ में आ गया। ऐसा क्यों होगा? मान लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, समझ में आ गया, ए है। ठीक है, तो यदि किसी चीज को यदि हम गोल घुमाएं तो क्या उसका जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं, घूर्णन गति करते। और ये हो गया हमारा बी। मान लेते हैं कि हमने इसको घुमा दिया, अभी इसके लॉन्ग जड़त्व आघूर्ण है आई ए, ठीक है, और इसके लॉन्ग जड़त्व आघूर्ण है आई बी। तो इसका पोजीशन यदि यहां से यहां पहुंच जाए, समझ में आ गया, तो कोई भी जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कैसे नहीं होगा? देखिए, यहां पर आपको ध्यान समझना होगा। ये पहुंच गया यहां पर आइए, ठीक है, आइए पहुंच गया, ये भी इसके लॉन्ग जड़त्व आघूर्ण यहां पर आइए हो गया और यहां पर आई भी होगा। घुमाने से यदि घुमा दे, ठीक, समझ में आ गया, अक्ष को बदले नहीं। यदि हम लोग घूर्णन गति को कर देते हैं, अक्ष को बदलते नहीं, मतलब घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, इससे हमारा जड़त्व आघूर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया। मान लेते हैं इसको घुमा रहे हैं और ये देखिए ये अक्ष है, समझ में आ गया, तो इससे इसके जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सारे द्रव्यमान वहीं पर फिक्स है, सारे अपने अपने पोजीशन पर फिक्स है। इसको हमने घुमाकर ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ना ही तो इसका घनत्व बदला, ना ही तो इसका आकृति बदली, ना ही इसका आकार बदला, ठीक है, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, ना ही तो जो प्लेसमेंट है द्रव्यमान का वो बदल गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बदला। तो इसको यदि गोल केवल घुमा दे तो आप इसको ध्यान में रखना है कि उसमें जड़त्व आघूर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये डायमीटर ले चाहे ये डायमीटर ले, ये व्यास ले चाहे ये व्यास ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्यास कोई भी लेंगे, प्रत्येक व्यास की ओर जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो समान ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि यदि हम लोग इस व्यास को इस यहां पर भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, घुमाएंगे, तो ये आइए जो है यहां पर पहुंच गया, आई भी यहां पर पहुंच गया, तब भी उसका जड़त्व आघूर्ण सेम होगा।
मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस व्यास के लॉन्ग जो जड़त्व आघूर्ण होगा, इस व्यास के लॉन्ग जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो समान होगा। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लॉन्ग हो गया हमारा, मान लेते हैं आई डी, इसके लॉन्ग भी हो गया हमारा आई डी। ठीक, समझ में आ गया, दोनों के लॉन्ग आई डी हो गया। अब ये केंद्र बिंदु से पास कर रहा है और तल के लंबवत है, तो इसके लॉन्ग हम लोगों को मालूम है जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर का वर्ग। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं तीन अक्ष है, ये एक अक्ष है, ये एक अक्ष है और ये एक अक्ष है, तीन अक्ष है। तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये जो अक्ष है वो आप वलय के तल पर है और दोनों लंबवत है। तो इन दोनों अक्षों का जो जड़त्व आघूर्ण का योग होगा, यानी कि आई डी जोड़ आई डी, ठीक है, आई डी जोड़ आई डी होगा, इसके लॉन्ग आई डी हो गया, आई डी हो गया, ठीक है। तल के लंबवत कौन है और केंद्र बिंदु से पास करा है, वो है आई जेड, और आई जेड का मान कितना हो गया, एम आर का वर्ग। यहां पर कितना हो जाएगा, एम आर का वर्ग। तो कितना हो गया, एम आर का वर्ग ये बराबर कितना होगा, 2ID हो गया। तो ID यदि हम लोग मापेंगे तो कितना होगा, एम आर का वर्ग बटा 2, यानी कि व्यास के परित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो एम आर का वर्ग बटा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यास के परित, किस वृत्ताकार वलय में आप इसे देख सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वृत्ताकार वलय है, इसका जो द्रव्यमान है वो हमारा 2 kg के बराबर है, इसका जो त्रिज्या है वो हमारा 1 मीटर के बराबर है। हमसे कोई ये प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो कितना होगा, एम आर का वर्ग बटा 2। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, एम कितना है 2, आर कितना है, त्रिज्या कितनी है 1, एम आर का वर्ग बटा 2, ये कट गया, केजी मीटर का वर्ग हो जाएगा। व्यास के परित ये व्यास हो गया और इस व्यास के परित जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 1 केजी मीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जो तीसरा है, वलय के तल में स्थित, वलय के तल में स्थित, तल में स्थित, तीसरा जो है स्थित, वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के, स्पर्श रेखीय अक्ष के, रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो सबसे पहले वलय हम लोग लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया वलय, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये हो गया हमारा वलय, क्या इससे आप देख पा रहे हैं। अब ये वलय है तो वलय का तल में स्थित, यानी कि वलय के तल में ही होगा, और क्या होगा, स्पर्श रेखीय अक्ष, यानी कि तल में हो और साथ ही साथ स्पर्श रेखीय अक्ष हुई होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वलय के तल में भी है और यहां पर आप देखेंगे कि ये स्पर्श रेखीय अक्ष भी है, दोनों है, यहां पर आप समझ सकते। ठीक है, तो दोनों है स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मतलब इसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है आई डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों को मालूम है यहां पर इसका केंद्र बिंदु है। क्या हम लोगों को मालूम है क्या कि जो वलय का व्यास होता है, व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमें मालूम है। ठीक, समझ में, वो कितना होता है, एम गुने आर का वर्ग। एम क्या है, वलय का द्रव्यमान, आर क्या है, वलय की त्रिज्या, एम गुने आर का वर्ग बटा 2 होता है। ये तो हमें पहले से ही मालूम है, तो ये इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है,
तो समांतर अक्षों का प्रमेय, हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, वो है हमारा समांतर, क्योंकि ये और ये अक्ष दोनों के दोनों समांतर है। तो समांतर अक्षों का प्रमेय, ये आप लोगों को मालूम है, अक्षों का प्रमेय, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें हमने आपको बताया होगा, आपको मालूम होगा कि दोनों अक्ष पहले तो समांतर होंगे, साथ ही साथ जो एक अक्ष है वो केंद्र बिंदु से, मान लेते वलय है चाहे कोई भी पिंड है, पिंड के केंद्र बिंदु से गुजरना चाहिए। तो क्या ये अक्ष पिंड के केंद्र बिंदु से गुजर रहा है क्या? तो हाँ, इस पिंड का जो केंद्र बिंदु होगा वो O होगा, ठीक है, तो वो उससे क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर दोनों के बीच में जो दूरी है वो किसके बराबर है, R के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा होता, क्या होता था, I बराबर ICM, ICM ये क्या है, ICM यानी कि ऐसा अक्ष जो केंद्र बिंदु से पास गुजरता हो ना, उससे जो हमारा जड़त्वाक गुण होता है उसको हम लोग ICM करते हैं। यहां पर इस केस में ICM कितना, mr का वर्ग बटा 2, ठीक है, यानी कि वलय का व्यास। तो ICM प्लस इस वलय का द्रव्यमान, ठीक है, वलय का द्रव्यमान चाहे जो पिंड है, पिंड का द्रव्यमान गुने दोनों जो हमारा अक्ष है के बीच में जो लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी का वर्ग कर देंगे। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए आई हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आई हमारा कितना है, ICM के बारे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, mr का वर्ग बटा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर mr का वर्ग बटा 2, ठीक है, समझ में आ गई, ये बात हमारा ICM हो गया। तो ये ICM हम लोगों को निकल गया, प्लस क्या हो जाएगा m d का वर्ग, तो यहाँ पर d दोनों के बीच में लंबवत दूरी कितना होगा, तो लंबवत दूरी कितना होगा, ये d जो होगा वो हमारा r के बराबर हो जाता है। तो कितना होगा, m गुने r का वर्ग, d की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, r को रख दिया है, क्योंकि हमारा दोनों अक्षों, दोनों समांतर अक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी है उसी को तो d कहते हैं, तो यहाँ पर d r के बराबर है। तो अब इन दोनों को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या, mr का वर्ग जोड़ इन दोनों का जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो 2 हो जाएगा, भाग लगाया इसमें 1 गुना किया, प्लस 1 से इससे भाग लगाया 2 आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2mr का वर्ग, ठीक, समझ में आ गया। तो ये दोनों मिलकर I बराबर कितना हो जाएगा, 3mr का वर्ग, ठीक, ये बात आपको समझना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, I डैश निकलेगा, ठीक है, यही I डैश होगा इस अक्ष के, ठीक है, इस अक्ष के परित जो हमारा जड़त्वाक गुण होगा उसको हम लोग I डैश कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे, चाहे आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा, जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न ही है, ठीक, तो प्रश्न ही है, आपसे कोई पूछेगा, मान लेते हैं कि ये आपका वलय है, वलय है, तो ये वलय है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 kg के बराबर, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 मीटर के बराबर है, समझ में आ गया। अब हम लोग इस अक्ष के परित हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, I डैश निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात है, I डैश हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो I डैश बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो द्रव्यमान कितना, 10 कितना होता है, 3/2, इस अक्ष के परित क्या हम लोगों ने सूत्र निकाला है, 3/2 गुने mr का वर्ग, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3/2 गुने m गुने r का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, I डैश यदि हम निकालेंगे 3/2 गुने m कितना है 10 और r कितना है 2 मीटर का वर्ग, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, केजी मीटर का ये वर्ग हो जाएगा। जब हम लोग इसे कटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I डैश बराबर 15 और 15 में फिर 4 से गुना करेंगे, यानी कि 60 kg मीटर स्क्वायर हमारा I डैश निकलेगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि इस अक्ष के परित आप घूर्णन त्रिज्या निकालिए, तो हम लोगों को पता है घूर्णन त्रिज्या कितना होता है, √I/m, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हमारा I कितना आया है, 60 आया है, ठीक, तो I की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 60
अच्छा है, यदि मान लेते हैं यदि r के टर्म में निकालना चाहते गुणन त्रिज्या, तो i की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 3mr का वर्ग बटा 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3mr का वर्ग बटा 2, ये i हो गया, और बटा m में हम लोग लिखेंगे, और रूट ऊपर नीचे दोनों है, तो इसको आपको ध्यान से समझना। तो r के टर्म में आपको निकल जाएगा, तो r के टर्म में हमारा कितना आएगा √3/2 गुने r, क्योंकि यहाँ पर r का वर्ग है तो r का वर्ग रूट से बाहर निकल जाएगा, √3/2 गुने r। ये हो गया हमारा घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट को हम लोग जरा समझते हैं। जो अगला पॉइंट है उसको जरा समझिए। इसमें आपको तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, मतलब तल के लंबवत, तल के लंबवत, लंबवत स्पर्श, स्पर्श रेखीय अक्ष, रेखीय अक्ष, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के सापेक्ष, के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, जड़त्व आघूर्ण। तो चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वृत्ताकार वलय ले लेते हैं। तो हम लोगों ने एक वृत्ताकार वलय ले लिया, तो वो तल के लंबवत, मतलब वो क्या होना चाहिए, इस तल के लंबवत होना चाहिए। मतलब ये तल है और इस तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, मतलब तल के लंबवत होना चाहिए और स्पर्श रेखीय अक्ष होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पर्श करते हुए तल के वो क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। मतलब ये जो अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, वो स्पर्श कर रहा है और तल के लंबवत भी है। अब इस अक्ष के परित हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि इस अक्ष के परित हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण मालूम है, तो इस अक्ष के परित मान लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण कितना है। ठीक है, तो इस अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर होता है m गुने r का वर्ग। ठीक, यानी कि तल के लंबवत और केंद्र से गुजर रहा है। अब इस अक्ष के परित देखेंगे तो तल के लंबवत और केंद्र ये इस बिंदु से गुजर रहा है, तो दोनों के बीच में दोनों क्या है, यहां पर हम लोग कौन सा प्रमेय इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर जो हम लोग प्रमेय इस्तेमाल करेंगे वो प्रमेय होगा समांतर अक्षों का प्रमेय। तो यहां पर हम लोग कहेंगे क्या, समांतर अक्षों के प्रमेय से, समांतर अक्षों का प्रमेय हम लोग यूज करेंगे, अक्षों का प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया? प्रमेय मतलब तल के लंबवत के लिए हम लोग यहाँ पर डॉट लाइन दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया बाहर की तरफ, यहाँ पर भी तल के लंबवत के लिए डॉट से हम लोग इसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप देख सकते हैं इस अक्ष के परित हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण मालूम है। इस अक्ष के परित हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये अक्ष ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, क्योंकि इस वलय का द्रव्यमान केंद्र जो है वो केंद्र बिंदु पर ही होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इस अक्ष के परित यहां पर हो जा रहा है आई डैश और इस अक्ष के परित हो जाएगा ICM। तो हम लोगों को मालूम है ICM हमारा कितना है इस अक्ष के परित, वो MR का वर्ग है। तो हमें मालूम है कि ICM प्लस MD का वर्ग कर देंगे तो हमें I निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें I निकल जाएगा। तो I हम लोग निकालते हैं, तो I निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले ICM हम लोग निकालेंगे।
तो आईसीएम कितना होता है, एम आर का वर्ग, ठीक है, एम आर का वर्ग, ये हो गया हमारा आईसीएम, जोड़ एम डी का वर्ग, दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है ध्यान दीजिएगा वो कितनी है, आर है, ठीक है, समझ में आ गया, आर है दोनों के बीच में लंबवत दूरी, तो क्या करेंगे, एम गुने यहाँ पर डी किसके बराबर है, आर के बराबर है, एम गुने आर का वर्ग, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2mr का वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग घूर्णन त्रिज्या के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, रूट अंडर आई बटा एम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, k बराबर रूट अंडर आई, इस अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण है वो हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग के निकालना चाहते हैं कि इसका जो घूर्णन त्रिज्या होगा वो कितना होगा, तो आई बटा एम कर देते हैं, तो आई हमारा कितना निकला, 2mr का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 2mr का वर्ग बटा हम लोग m कर देंगे, कट जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2r, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा घूर्णन त्रिज्या। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।